दोस्तों नमस्कार। मैं राजू सर आज आपके सामने अंग्रेजी राज में भारतीय शिक्षा के विकास के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए उपस्थित हूँ। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी और हमारे तमाम उन छात्रों के लिए भी जो इतिहास की पढ़ाई अपने एकेडमिक क्लासेस में कर रहे हैं। अगर आप खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा में उपस्थित हो रहे हैं जो भविष्य में होगी सितंबर अक्टूबर तक, तो उसमें मेंस की परीक्षा में यह एक अलग से टॉपिक दिया गया है, शिक्षा का अद्यतन विकास। अद्यतन मतलब कि जो भी शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन हुए हैं वो अंग्रेजी काल से लेकर अभी तक, वैसे अगर उसको देखा जाए तो हम प्राचीन और मध्यकाल से भी ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल आज के इस वीडियो में हम अंग्रेजी राज में भारतीय शिक्षा के इतिहास पर बात करेंगे। मैं आपसे बताना चाहूँगा कि बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारत में जब अपने पांव मजबूती से जमा लिए तो उन्होंने भू राजस्व व्यवस्था जैसे क्षेत्रों में तो तमाम परिवर्तन करना शुरू कर दिया, वो भी अपने फायदे के लिए, ताकि अधिक से अधिक राजस्व की वसूली करके भारत में उपस्थित जो भी चीज़ें थी उसको खरीद कर उसको इंग्लैंड में निर्यात किया जा सके और उनका औद्योगिकरण अच्छे से चल सके और वे निर्यात उन चीज़ों का तैयार करके भारत में निर्यात कर सकें ताकि भारत के बाजार पर उनका कब्जा हो सके। इन सब उद्देश्यों से कहा जाए, देखा जाए तो अंग्रेजी राज में अभी तक भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका उद्देश्य व्यापार करना था और व्यापार करके वह बहुत से अधिक धन भारत से कमाकर उसे अपने देश इंग्लैंड में भेजना चाहती थी। हर क्षेत्र में परिवर्तन हो रहे थे लेकिन शिक्षा का क्षेत्र बिल्कुल अधूरा था। शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजी हुकूमत किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करने के पक्ष में नहीं थी, वह इसको ऐसे ही चलने देना चाहती थी। लेकिन प्रशासन, न्यायिक व्यवस्था और राजस्व वसूली के सिलसिले में उसे तमाम तरीके की भाषाई और उनके बातचीत, कम्युनिकेशन की समस्याएं उत्पन्न होने लगी और साथ ही साथ में जो धर्म, प्रथाएं और रीति रिवाज भारतीयों के थे वह भी उनके प्रशासनिक संबंधों में आड़े आने लगे। तो उन्होंने इस दिशा में दृष्टिपात करना शुरू किया और सबसे पहले जो हमारे प्राचीन साहित्य थे, जो हमारी भाषाएं थी, उनको समझने की कोशिश किया और इस सिलसिले में सबसे पहला प्रयास 1781 ईस्वी में हुआ और ये था वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में एक मदरसे की स्थापना की। कलकत्ता में मदरसे की स्थापना के बाद लगभग 10 साल बाद 1792 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना किया और संस्कृत का अध्ययन शुरू किया गया। इसी बीच में सन 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया और एशियाटिक सोसाइटी के माध्यम से तमाम ऐसे हमारे भारतीय ग्रंथ थे जिनका संस्कृत भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद शुरू हुआ। जैसे चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया, चार्ल्स विल्किंस ने ही अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया। इस तरह से तमाम हमारे प्राचीन साहित्य का ये लोग अध्ययन करने लगे और उसको अनुवादित भी करने लगे ताकि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता की समझ इनमें बढ़ जाए और जो संवाद है वो ज़्यादा अच्छे से भारतीयों के साथ हो सके और इनके व्यापार में इनको सुविधा हो सके। शिक्षा व्यवस्था इसी तरह शुरुआत में धीरे धीरे आगे बढ़ी। पहले मकतब में, मदरसों में संस्कृत के पाठशालाएं खोली गई। वहाँ पर ये प्राचीन शिक्षा मदरसा बोर्ड, मदरसा के हिसाब से और संस्कृत के हिसाब से दी जाने लगी, बोर्ड सॉरी। उसके बाद आया 1800 ईस्वी में बेलेस्ली ने एक कॉलेज की स्थापना किया जो आईसीएस, जो इंडियन सिविल सर्विस के जो हमारे कर्मचारी थे, फोर्ट विलियम कॉलेज के माध्यम से उनको शिक्षा देने के प्रयास के लिए इस कॉलेज की स्थापना किया। इसी तरह आगे बढ़ते हुए सन 1813 ईस्वी में एक चार्टर एक्ट आया था अंग्रेजों का और इस चार्टर एक्ट में सबसे पहली बार 1 लाख रुपए भारतीय शिक्षा के पुनरुद्धार के लिए दिया गया ताकि जो अंग्रेजी साहित्य है उसका यहाँ पे अध्ययन किया जा सके और इसका प्रचार प्रसार किया जा सके। यह एक छोटा प्रयास था लेकिन कई मायनों में यह एक मील का पत्थर था क्योंकि अंग्रेज अब भारतीय शिक्षा के बारे में थोड़ा थोड़ा सोचने लगे थे। ये अलग बात है कि इसमें भी उनका फायदा नहीं था। इसके बाद 1817 ईस्वी में राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर ने मिलकर के कलकत्ता में एक हिंदू कॉलेज बनाया, हिंदू कॉलेज की स्थापना किया और वहाँ पर कुछ इतिहास, भूगोल और राजनीति शास्त्र जैसे विषयों की पढ़ाई शुरू हुई
और मंथर गति से भारतीय शिक्षा व्यवस्था लंगड़ाते हुए आगे बढ़ने लगी। और फिर 1835 ईस्वी में मैकाले मिनट आता है और मैकाले मिनट में मैकाले ने यह वकालत किया कि भारत में जो शिक्षा होनी चाहिए वह देशज भाषाओं में न होकर के अंग्रेजी भाषा में होनी चाहिए। और फिर इसी उद्देश्य को लेकर के सबसे बड़ा जो डिस्पैच आया उस जमाने में शिक्षा के क्षेत्र में, उसे हम वुड डिस्पैच कहते हैं। ये चार्ल्स वुड एक अंग्रेज था जो कि उनके कंट्रोलिंग बॉडी का एक मेंबर था। उसने ये अध्ययन करने के लिए सन 1854 ईस्वी में यह वुड डिस्पैच आया और इसे हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन भी कहते हैं। वुड डिस्पैच एक टर्निंग पॉइंट था उस जमाने में, जो आप ये कह सकते हैं कि समंदर में बूंद की तरह शिक्षा की व्यवस्था में एक विकास के लिए प्रयास था। हालांकि देखा जाए तो इस वुड डिस्पैच में शिक्षा के क्षेत्र के तमाम एरियाज की बात की गई और सबसे पहली बार कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना इसी वुड डिस्पैच के अंतर्गत की गई। इतना ही नहीं, वुड डिस्पैच के अंतर्गत ही पहली बार ग्रांट इन एड कॉलेजेस की स्थापना की गई, अनुदानित कॉलेज की व्यवस्था की गई, अर्थात शिक्षा में निजी क्षेत्रों को भी प्रवेश दिया गया और निजी क्षेत्रों को बढ़ावा देने की बात शुरू की गई। इस चार्ल्स वुड डिस्पैच में ही तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा को भी महत्व दिया गया और कहा गया कि शुरुआती क्लासेस में लगभग छोटे बच्चों की 1 से 5, 6 तक जो क्लासेस हैं वो मातृभाषा में उनमें शिक्षा दी जाए और हाई स्कूल स्तर पर एक वर्नाकुलर स्कूल की स्थापना की जाए जहां पर अंग्रेजी की शिक्षा भी दी जाए। और तब इस प्रकार से बहुत सारी ईसाई मिशनरियाँ भी देश में आ गई और उन्होंने अंग्रेजी स्कूलों का जाल बिछाना शुरू कर दिया। इसी चार्ल्स वुड डिस्पैच में आपको ये जानकर खुशी होगी कि 5 प्रांत जो अंग्रेजों के कब्जे में उस समय रहे होंगे, जैसे बंगाल है, जैसे बम्बई है, तो यहाँ पर इन्होंने सब जगह पर लगभग 5 प्रांतों में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना किया और शिक्षा की दिशा में धीरे धीरे सुधार शुरू हुआ। साथियों, एक ही दिन में इस पूरी शिक्षा व्यवस्था के बारे में डिस्कस करना मुश्किल है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि कैसे प्लासी और बक्सर की लड़ाई के बाद पहले तो अंग्रेजों ने शिक्षा व्यवस्था की तरफ नजर नहीं डाली और डालना शुरू किया, तो धीरे धीरे पहले प्राचीन साहित्य, प्राचीन भाषाओं को सीखने सिखाने की बात शुरू हुई और फिर धीरे धीरे चार्ल्स वुड डिस्पैच तक आते आते यह शिक्षा विभिन्न क्षेत्रों में लागू होने लगी, स्कूल स्थापित होने लगे, कॉलेज बनने लगे, विश्वविद्यालय बनने लगे, महिलाओं की शिक्षा के बारे में विचार होने लगा, व्यावसायिक शिक्षा के बारे में, तकनीकी शिक्षा के बारे में और निजी क्षेत्र में भी शिक्षा के प्रचार प्रसार की बातें होने लगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे हमें याद रखना चाहिए। चार्ल्स का वुड डिस्पैच सन 1854 ईस्वी में आया था। इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह एक टर्निंग पॉइंट था और इस वुड डिस्पैच में शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक प्रयास किए गए ताकि उसमें सुधार हो सके। 1854 के बाद आप लगभग 20-30 सालों तक वुड डिस्पैच की जो बातें थी इसको लागू किया जाता रहा। उसके बाद सन 1882 ईस्वी में हंटर कमीशन आता है और हंटर कमीशन में प्राथमिक शिक्षा पर बहुत अधिक बात की जाती है, प्राथमिक शिक्षा पर बहुत अधिक जोर दिया जाता है और कहा जाता है कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाना चाहिए, हालांकि अंग्रेजी शिक्षा को भी उपेक्षित नहीं करना है। हंटर कमीशन के बाद सन 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम यानी कि रैले कमीशन आया और रैले कमीशन के बाद सन सैडलर कमीशन आया 1916 में और सैडलर के बाद फिर आगे चलकर 1929 में हार्टोग समिति बनी और हार्टोग समिति के बाद 1937 में गांधी जी ने अपना एक एजुकेशन सिस्टम लेके आए जिसे हम वर्धा कमीशन के नाम से जानते हैं। हालांकि वो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई और वो लागू नहीं हो सका और उसके बाद फिर 1948 में जब देश आज़ाद हुआ तो फिर राधाकृष्णन आयोग आया और राधाकृष्णन आयोग ने फिर व्यापक परिक्षेत्र में शिक्षा के बारे में बातचीत की और ये भी काफ़ी दिन तक इसकी भी योजनाएं चलती रही। तो फिर 1964 आया और कोठारी कमीशन आया और कोठारी कमीशन ने तो शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़े बदलाव की बात की और जो बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसे आज भी सरकारें लागू नहीं कर पाई हैं वो है कि कुल जीडीपी का शिक्षा में 6% खर्च किया जाना चाहिए। आप जानते हो कि आज भी 1.5 से 2% से अधिक हम अपने जीडीपी का शिक्षा पर खर्च नहीं करते।
उसके बाद फिर नेशनल कमीशन ऑफ एजुकेशन आए, पहले 70 के दशक में आया, फिर 80 के दशक में आया, और फिर आज तक आप देखिएगा तो नई शिक्षा नीति हमारे पास आ चुकी है। इस पूरे टॉपिक पर चार्ल्स वुड डिस्पैच से आगे हम एक दूसरे तीसरे वीडियो में विस्तार पूर्वक पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। अभी आपको सिर्फ एक दिशा दिखानी थी, बताना था कि जो अंग्रेजी राज में भारतीय शिक्षा है उसका कैसे विकास शुरू हुआ और धीरे धीरे कैसे ये आज़ादी के बाद और अद्यतन आई है। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अभी इतना ही, नेक्स्ट टाइम फिर बात करेंगे। थैंक यू।